तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है एक लंबे वक्त के बाद, क्योंकि मैं बीच में छुट्टी पर था, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर है। इस तस्वीर में डेट और टाइम दोनों गलत है, लेकिन तस्वीर में जो कुछ कैद है वो सब बिल्कुल सही है। तो जो पहली तस्वीर है उसमें आपको एक लड़की नीचे से ऊपर सीढ़ी पर जाती हुई दिखाई देगी। ये लड़की कोई और नहीं, ट्विशा शर्मा है। 33 साल की ट्विशा मिस पुणे रही, तेलुगु फिल्मों में काम किया, एक मॉडल और एक पत्नी, एक बहू। इस वक्त जब वो सीढ़ी के ऊपर जा रही है, उसके हाथ में रस्सी जैसी कोई चीज है। सीढ़ी के ऊपर वो पहुंचती है और फिर तस्वीर से गायब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। सीढ़ी के ऊपर एक शख्स झुका हुआ है और कुछ अपने हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा है। असल में ये शख्स कोई और नहीं, ट्विशा का पति समर्थ है। और इस वक्त ट्विशा उसी सीढ़ी पर है और वो उसे वापस उसकी सांस लाने की कोशिश कर रहा है, यानी सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान नीचे से एक महिला ऊपर की तरफ आती है। सीढ़ी पर अब भी वो शख्स यानी समर्थ सीपीआर दे रहा है। नीचे से एक महिला आती है। सीढ़ी के ठीक बराबर में एक शायद कमरे का दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार भी उस सीढ़ी के ऊपर नहीं देखती, जबकि इस घर में एक बड़ा हादसा हो चुका है। लेकिन इस महिला को देखकर ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कुछ परेशान या जल्दबाजी में या फिर घबराई हुई, डरी हुई, या फिर ऐसे हालात में अमूमन जो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, बिल्कुल नहीं। ये महिला कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में रह चुकी एक जज साहिबा है, जो रिटायर हो गई 2023 में, 3 साल पहले। अब वो देखती हैं और कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद, कुछ पल के बाद, नीचे से एक शख्स थोड़ी जल्दबाजी में अब ऊपर की तरफ आता है और फिर सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता है। इसी दौरान अब यही जज साहिबा कमरे से वापस बाहर निकलती हैं। इस बार उनके हाथ में एक पर्स या बैग है। थोड़ी देर के लिए अब पहली बार वो सीढ़ी की तरफ देखती हैं और फिर नीचे चल पड़ती हैं। ऊपर अब भी सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कुछ पल के लिए देखती हैं और नीचे चली जाती हैं, अब भी जैसे मानो कुछ नहीं हुआ। फिर अगली तस्वीर में ये दिखाई देता है कि 3 लोग सीढ़ी से ट्विशा को नीचे लेकर उतार रहे हैं और इसके बाद वो अस्पताल ले जाते हैं। आगे की तस्वीरें इस कैमरे में कैद नहीं है। तो ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर थी जो आपको दिखाया इसलिए ताकि कहानी को आगे समझने में आसानी हो। इस तस्वीर को देखने के बाद मैं खुद थोड़ा सा हैरान था। उसकी वजह ये कि घर में एक हादसा हुआ और उस घर की जो एक बुजुर्ग है, उस घर की गार्जियन और पेशे से जो जज रह चुकी हैं, न जाने ऐसे कितने ही केस उनके कोर्ट में आए होंगे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी ये पता ही नहीं चल रहा है कि उन पर कोई असर हुआ या कोई फ़र्क पड़ा। अब 2 ही चीज़ हो सकती है। पहली ये कि उन्हें सब कुछ पता था, तो उन्हें लगा कि चलो जो भी हुआ ठीक हुआ। दूसरी ये कि उन्हें उस वक्त तक ये जानकारी नहीं थी कि ट्विशा मर चुकी है। शायद उन्हें ये लगा हो कि बेहोश हो गई हो, और बेहोश हो गई, उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी बात हजम नहीं होती। अगर घर की एक बहू इस तरीके से बेहोश है और सास इतनी नॉर्मल, तो शक पैदा होता है। ये कहानी है भोपाल की ट्विशा की, रहने वाली नोएडा की, लेकिन शादी हुई भोपाल में। ट्विशा ने जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, उसके बाद उसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। साउथ की 3-4 फिल्मों में काम किया, जिनमें खासतौर पर तेलुगु फिल्में, जो आंध्र प्रदेश की फिल्में हैं। और फिर उसके बाद उसने कुछ मॉडलिंग की और आखिर में गुरुग्राम में एक कंपनी में अपनी जॉब शुरू कर दी। 2025 में मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी मुलाकात समर्थ से हुई, जो भोपाल का रहने वाला। माँ जज रह चुकी, पिता आर्मी में थे, पिता की मौत हो चुकी है।
तो घर में अब माँ और बेटे। इसी मैट्रिमोनियल साइट के बाद दोनों एक दूसरे को जानने लगे, फिर मिले और कहते हैं दोनों में प्यार हो गया। प्यार हो गया तो फिर दोनों परिवार वालों को इस बात का इजहार किया गया और फिर दोनों के घर वाले मिले, रिश्ता तय हुआ। 9 दिसंबर 2025 को ट्रिशा और समर्थ की शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो उससे पहले ट्रिशा गुरुग्राम में नौकरी कर रही थी। अब उसे ससुराल भोपाल जाना था, तो गुरुग्राम में नौकरी तो अब कंटिन्यू कर नहीं सकती थी, तो उसने जॉब छोड़ दी और वो ससुराल पहुंच गई। वहीं रहने लगी। घर वालों ने भी ठीक ठाक से अपनी हैसियत के हिसाब से शादी कराई। ट्रिशा के पिता देश के बाहर किसी फार्मा कंपनी या उसके लिए काम करते थे। एक भाई है ट्रिशा के जो भारतीय सेना में मेजर है। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी को करीब 5 महीने होने वाले हैं। अप्रैल में पहली बार पता चलता है कि ट्रिशा प्रेग्नेंट है। अब जब यह खबर मिली तो उसके बाद इस घर की कहानी बदल गई। अब यहाँ से उस घर से इस प्रेगनेंसी को लेकर 2 अलग अलग कहानियाँ बाहर आई। एक ये कि ट्रिशा इस वक्त माँ नहीं बनना चाहती थी, तो जब से उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है वो परेशान रहने लगी। दूसरी ये कि ट्रिशा के पति और सास शक करते थे कि पता नहीं ये बच्चा किसका है, तो वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि अब तुम अबॉर्शन करा लो। अब इन 2 कहानियों में से सच्ची कहानी कौन सी है, जाहिर सी बात इस वक्त एमपी पुलिस इसकी जांच कर रही है, तो जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन इस वक्त ये 2 तरह के आरोप हैं। एक ये कि ट्रिशा बच्चे को नहीं चाहती थी और दूसरा ये कि ट्रिशा के ससुराल वालों को शक था कि ये बच्चा किसका है, और कहते हैं कि अब अप्रैल के महीने में ही अबॉर्शन की दवा भी ले ली ट्रिशा ने। अब ये सब चलता रहा। इसके बाद कहानी घूम कर आती है 12 मई की रात को। जो सीसीटीवी कैमरे में आपको तस्वीरें दिखाई उसमें घड़ी और वक्त दोनों गलत, मैंने पहले ही कहा। अब असल में जो कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है 12 मई की दोपहर से ही। 12 मई की दोपहर तक भी घर में सब कुछ ठीक ठाक था। दोपहर ढलने के बाद ट्रिशा घर के पास ही एक ब्यूटी पार्लर में गई, वहाँ 3 घंटे तक रही। ब्यूटी पार्लर से आने के बाद वो शाम को घर के पास ही एक पार्क में वॉक करने के लिए गई। फिर वहाँ से घर आती है करीब 7:30 बजे। 7:30 बजे जब वो घर आती है तो घर के तमाम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। कुछ देर तक ट्रिशा उन्हीं के साथ बैठती है। फिर ट्रिशा फ़ोन करती है अपने भाई को, अपनी मम्मी को, और ये सारी बातचीत चल रही थी। इसके बाद रात करीब 10 बजे की बात होगी, ट्रिशा ने अपनी माँ से आखिरी बार बात की और बातचीत चल ही रही थी कि तभी ट्रिशा ने कहा कि उसका पति यानी समर्थ कमरे में आ गया तो वो बाद में बात करेगी, और फ़ोन काट दिया। जिस तरीके से उसने फ़ोन काटा ट्रिशा की माँ को कुछ डाउट हुआ। अब उन्होंने ट्रिशा की सास को फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है दोबारा। थोड़ी देर के बाद घर वाले 10:15 और 10:30 का टाइम है ये, 12 मई की रात, छत पर पहुंचते हैं। जब छत पर पहुंचते हैं तो वहाँ अजीब मंजर था। छत पर एक लोहे के ग्रिल के साथ एक इलास्टिक, जो एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं हम लोग, उसके प्लास्टिक के जो इलास्टिक का तार था वो गले में फंदे के तौर पर ट्रिशा के गले में था और वो वहीं पर उसी ग्रिल से लटक रही थी। सबसे पहले पति ने देखा, समर्थ ने। उसने फंदा खोला, उसे उतारा और लेकर उसी सीढ़ी के पास आया जहाँ की शुरू की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और सबसे पहले उसने कोशिश की कि वो उसको CPR देकर उसकी सांसें वापस ला सके। और वो शोर भी किया, चीखा चिल्लाया, इसीलिए बाकी 2 लोग भी आए, पड़ोस में कज़न रहता वो भी आया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में ट्रिशा की सास नीचे से ऊपर आ रही हैं, कमरे में जा रही हैं, लेकिन एक बार भी सीढ़ी की तरफ नहीं देखती हैं। और दोबारा जब कमरे से निकलती हैं तब वो ज़रूर देखती हैं, तब भी उन्हें पता है कि ऊपर कुछ लोग ट्रिशा को शायद ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन फिर भी उनका कोई और एक तरह से एक्सप्रेशन नहीं, और वो नीचे चली जाती हैं। इसके बाद जहाँ पे वो तस्वीर ख़त्म हुई, घर के लोग ट्रिशा को एक पास के अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ ले आने के बाद डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ट्रिशा अब जिंदा नहीं है।
इसके बाद 10:30 से 11 के बीच में ही ट्विशा की माँ को ट्विशा की सास फ़ोन करती है, जो नोएडा में रहते हैं, कि आपकी बेटी की सांसें नहीं चल रही हैं, शायद मर गई है। सुनकर बदहवास घर वाले भोपाल के लिए भागते हैं, फिर भोपाल पहुंचते हैं। अब वहाँ भोपाल के एम्स में लाश रखी है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हुआ अगले दिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें ये था कि कान, नाक, गले के पास कुछ एंटीमॉर्टम है, यानी मौत से पहले के चोट के निशान। अब वो चोट के निशान कैसे आए पता नहीं। चूंकि गले में फंदा था तो उसके भी मार्क आते हैं गले पर, निशान, तो उस निशान का भी जिक्र है। लेकिन कमाल है भोपाल पुलिस, कमाल ट्विशा के ससुराल वाले, कि वो सब कुछ ले गए। फिर बाद में पुलिस भी घर में आई। पुलिस ने पूछा, बयान दिया गया कि जब वो छत पर गए तो इस इलास्टिक के वायर से, तार से उसने अपना गला घोटा था। पुलिस ने उस मौत के हथियार को कब्जे में लेना जरूरी नहीं समझा, जबकि पहला काम ये था कि उस फंदे को लेकर पुलिस को उस एम्स के मॉर्चरी में या पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को देना था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जो गले में मार्क था किसी भी रस्सी या इलास्टिक का, और जिस चीज़ से उसने अपना गला घोटा था, उन दोनों का फिर मैच और मिलान किया जाता है, ताकि पता चले कि हाँ यही वो चीज़ थी, ये नहीं कि किसी और चीज़ को बदल कर किसी और ने यहाँ पहुँचा दिया हो। तो ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और ये एक बेसिक तहकीकात का तरीका है, और फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर ये एक बेहद अहम चीज़। लेकिन कमाल ये कि डॉक्टरों को वो इलास्टिक का वायर पुलिस ने दिया ही नहीं। जब इसके बाद अब हंगामा शुरू हुआ और घर वालों ने कहा कि चोट के निशान हैं, और डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि जिस चीज़ से गला घोंटा गया या खुद घोटा वो पुलिस ने मुहैया ही नहीं कराई, तो जब आवाज़ उठी तब फिर भोपाल पुलिस को होश आया। उन्होंने कहा नहीं, हमने उठा तो लिया था, डॉक्टर को देना भूल गए। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को कैसे भूल सकता है। खैर, इसके बाद घर वालों को अब हुआ कि शक कि यह मामला कत्ल का है। इसके बाद उन्होंने पहले पोस्टमार्टम हाउस, फिर घर, फिर सीएम ऑफिस जो मध्य प्रदेश के हैं वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा कि अब हमें इन जगहों पर यकीन नहीं है, इसलिए अब एक दूसरी बार पोस्टमार्टम हो और वो भी दिल्ली के एम्स में हो, और एक पैनल करे डॉक्टरों का, ताकि सच सामने आ सके कि ट्विशा की मौत हुई कैसे। अब इस मांग को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक वो ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ना ही उसकी लाश को लेंगे। अब ये पुलिस और बाकी लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्विशा के घर वाले माने नहीं। आज 6ठा दिन है, 6 दिन हो गए हैं। भोपाल के एम्स यानी सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी यानी मुर्दा घर में 33 साल की ट्विशा यानी एक बहू की लाश अब भी यूं ही पड़ी है, क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि मौत का सच सामने आए। पर ये इस कहानी का एक अफसोसनाक पहलू यही नहीं है। अब इसमें पुलिस ने मामला दर्ज किया। हमारा कानून कहता है कि जिस शादी के 7 साल पूरे न हुए हों और अगर कुछ अननेचुरल डेथ होती है या इस तरीके से डेथ होती है तो फौरन पुलिस को मुकदमा दर्ज कर इस मामले में जांच होनी चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। ट्विशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए और मौत नेचुरल नहीं है, तो ये सारा कानून इस केस पर लागू होना चाहिए। अब चूंकि ट्विशा की जो सास हैं उन्हें ये पता है, कानून की जानकार है कि अननेचुरल डेथ है, इसमें पुलिस का हाथ उन तक पहुंचेगा। लिहाजा एक अच्छी जज होने या कानून की जानकार होने के नाते वो कोर्ट पहुंच गई अग्रिम जमानत लेने के लिए। अग्रिम जमानत यानी कि आपको शक हो कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आप कोर्ट से पहले ही एक जमानत ले लीजिए ताकि पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर सके। तो अब कोर्ट में ये हुआ कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, और गिरिबाला सिंह जो कि एक जज रही हैं एमपी में, जिनकी बहू हैं ट्विशा, उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी। कोर्ट में बहस हुई। अब उन्होंने अपनी जमानत में जो कहा वो कहानी भी अपने आप में अजीब है।
उन्होंने कहा कि उनकी बहू यानी ट्रिशा ड्रग्स लेती है, गांजे का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं लेती है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और कई बार डिप्रेशन की भी दवा लेती है। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ अगर कि इस इल्ज़ाम में सब कुछ सच है, तो एक सवाल अपने आप में आता है कि आप एक जज रही हैं, जज की कुर्सी से रिटायर हुई हैं, जज एक जिम्मेदार पद है, ओहदा है, और अगर आपकी जानकारी में, आपकी नज़र में आपके घर के अंदर कोई इस तरह से बैन ड्रग्स, गांजा का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते और एक कानून की मुहाफिज होने के नाते आपको इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी, पर तब आप खामोश रहीं। आज जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तब आप अपने अग्रिम जमानत की अर्जी में ये लिख रही हैं कि आपकी बहू ड्रग्स लेती थी, ड्रग एडिक्ट थी, हाथ पांव कांपने लगते थे। अब जैसी ये बात पता चली तो अब ट्रिशा के घर वालों के वकील भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये तो झूठा इल्ज़ाम है, असल में ड्रग्स तो ट्रिशा का पति समर्थ लेता है। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप ऐसे मामले में तो होते ही है। अब जाहिर सी बात है, इसमें कौन सच है कौन झूठा है ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, यहाँ यही कह सकते हैं हम। लेकिन दोनों तरफ से ड्रग्स की बात है। अब इसके बाद बहस होती रही अग्रिम जमानत पर, और आखिरकार भोपाल की एक अदालत ने एक्स जज, पूर्व जज गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी, अग्रिम जमानत। अब जमानत क्यों दी गई? कहा गया कि चूंकि ये इन्होंने कानून की बहुत लंबे वक्त तक सेवा की है और इनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है ताकि ट्रिशा की मौत के मामले में जांच के दौरान पुलिस इनको गिरफ्तार न कर सके। यानी ये कानून की इन्होंने सेवा की पूर्व जज के तौर पर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इनकी उम्र को ध्यान में रखकर जमानत दी गई। सेम एक कहानी अभी नोएडा में हुई। करीब 1.25 साल पहले दीपिका नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। घर वालों ने शादी पर 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया, बट दहेज के दानवों की भूख मिटी नहीं और वो उसे तंग करने लगे। एक रोज़ दीपिका ने उसी घर की छत से छलांग लगा दी। अभी की बात है, उसकी मौत हो गई। जब मौत हुई तो पुलिस ने, फिर उसकी शादी को भी 7 साल नहीं हुए थे, 1.25 साल हुए थे, तो पुलिस ने वही भारतीय न्यायिक जो न्याय संहिता है BNS, उसमें वो सारी धारें लगाई। 7 साल से पहले अगर अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें सज़ा है, 7 साल से शुरू होती है सज़ा और उम्र कैद तक मिलती है। तो 7 साल से शुरुआत मतलब हीनियस क्राइम हुआ और उम्र कैद तक। लेकिन नोएडा के इस मामले में, दीपिका के मामले में, ग्रेटर नोएडा पुलिस दीपिका के पति और ससुर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि दीपिका के ससुर का अपना स्कूल है, एक नोबल काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी समाज सेवा तो कम नहीं है। लेकिन यहां पुलिस ससुर को गिरफ्तार कर लेती है। सेम केस है, फर्क इतना है कि ये छत से कूदी, उसने फंदे वाली बात है वहां ट्रिशा का, लेकिन यहां ससुर गिरफ्तार है, वहां सास को इसलिए जमानत दे दी गई क्योंकि वो एक जज रही है, कानून की सेवा की है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उम्र है। 2023 में वो रिटायर हुई है। कितनी उम्र हो गई? अमूमन अगर आप ये सास बहू या बहुओं की जो मौत होती है तो उसमें जब शादी होती है तो किसी भी सास ससुर की उम्र 55-60 तो वैसी होती है, तो उनकी 65 होगी, 66 होगी, 70 के अंदर है, तो फिर कौन सी उम्र आड़े आ गई? और दूसरा, अगर आप जज हैं, जज के पद से रिटायर हुए हैं, तो क्या आपको हक मिल जाता है कि ऐसे केस में आपको ज़मानत मिले? तीसरा, कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसलिए भी इनको ज़मानत दे दी जाए। तो ऐसे देश में जितने भी डॉरी के केस हैं या और भी केस हैं, अगर आप स्टैट्स उठाकर देखें, डेटा, आंकड़े, तो 90% केसेस में क्रिमिनल रिकॉर्ड तो किसी का नहीं है, सब फर्स्ट टाइमर होते हैं, क्योंकि ये उस तरह का क्राइम नहीं है माफिया और डॉन वाला। लेकिन उन सबको भी गिरफ्तार किया जाता है, बेशक बाद में ज़मानत पर छूट जाए, उसी दिन ज़मानत मिल गए, कई केस ऐसे, बट गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर यहाँ चूंकि एक जज रही है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके लिए आपके लिए अलग से उम्र है, अलग से। एक ही तरह के क्राइम, 2 अलग अलग
जगहों पर, और दोनों में कानून के अलग अलग खेल, अलग अलग फैसला। कई बार इसी वजह से जो लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो कानून है अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, कमज़ोरों के लिए अलग, ताकतवर के लिए अलग, ऐसी ही चीज़ें इन चीज़ों पर यकीन बढ़ा देती हैं कि वाकई ऐसा है। हालांकि उसी जो बेटा है उनका समर्थ, उसने भी अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी। आज उस पर सुनवाई हुई है, आज 18 मई को, और शाम को फैसला आया। फैसला यह कि नहीं, समर्थ को जमानत नहीं देंगे, और उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। एक ही केस है, माँ और बेटे दोनों पर ही इल्ज़ाम घर वालों ने लगाए, ये नहीं कि सिर्फ बेटे पे लगाया, माँ पे नहीं लगाया। लेकिन कोर्ट ने माँ को जमानत दे दी, बेटे को नहीं दी। अमूमन जो एक नज़ीर होता है कोर्ट में किसी फैसले में, किसी एक क्राइम में, किसी एक जुर्म में, वो ये होता है, आप उठा कर देखें कि अगर किसी एक को मान लीजिए ज़मानत मिल गई तो फिर जितने भी आरोपी हैं सबको ज़मानत मिल जाती है। वो हो जाता है क्योंकि उस ज़मानत से उसको जोड़ कर देखा जाता है। एक जुर्म में दो अलग अलग पैमाना नहीं होता है। यहाँ बेटे को ज़मानत मिल गई, नहीं मिली, माँ को मिल गई। एक ही जुर्म है, एक ही कानून है, एक ही आरोप है, पर दो अलग फैसले हैं। अब घर वालों का जो कहना है वो ये है कि जब तक उनकी बेटी की मौत का सच सामने नहीं आए, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, न वो अंतिम संस्कार करेंगे, न लाश को लेंगे। और अब एमपी पुलिस दबाव में है, वो किसी तरह परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है। एसआईटी एक बना दी गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। एफआईआर तक दर्ज हो गई है बीएनएस के सारी धाराओं में, जो डॉरी को लेकर और इन चीज़ों को लेकर होती है, जिसमें गिरफ्तारी भी है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, नाम लिखे जाने के बावजूद, माँ को ज़मानत मिल गई क्योंकि वो जज रह चुकी हैं, बेटे की ज़मानत खारिज हो चुकी है। और अब लड़की के घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चूँकि ये फैमिली पावरफुल है, इनकी पहुँच है ऊपर तक, जुडिशरी से लेके पॉलिटिक्स तक में, तो इसलिए उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या होगा अभी पता नहीं, क्योंकि जब तक मुर्दा घर में ये लाश पड़ी रहेगी तब तक ये केस जिंदा रहेगा। उसके बाद तो खैर सभी भूल जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। और इस बीच में आप तमाम लोगों के बहुत सारे मेल आए, बहुत मैसेज आए, पर मैंने पहले ही इस बार ईमानदारी से आप लोगों को बताया था कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और 18 को लौटूंगा। और देखिए आज 18 मई है, वादे के हिसाब से आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आपके मेल और मैसेज से ये पता चलता है कि आप लोग वाकई कितना प्यार करते हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो सच में इतना प्यार करती है। तो लौट कर आ गया, कहाँ गया, क्या कुछ किया, फिर किसी दिन इस बारे में जिक्र करेंगे, बातें करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अब आज से फिर से वही कहानी का सिलसिला शुरू है। तो फिलहाल तो आज की कहानी में इतना ही। मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।